आइए हम लोग व्याकरण के अगले पाठ की तरफ रुझान करें। आज हम लोगों को शब्द के बारे में सुनना और पढ़ना है। वैसे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने एक चीज को पढ़ने से छूट चुका था हम लोगों के साथ, वो था संयुक्ताक्षर। मैं चाहूंगा कि इसे संपूर्ण कर दूं। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है संयुक्त अक्षर। इसे और छोटा करेंगे, संयुक्त मतलब युक्त, मतलब सही, युक्त यानी जुड़ा हुआ, मतलब सही तरीके से जुड़ा हुआ। सहित अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, उससे यहां सही तरीके से भी सोच सकते हैं, सही तरीके से, सही से। अब यूं कहा जाए कि जब सही से अलग अलग अक्षरों को जोड़कर एक अक्षर का रूप देते हैं, उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर क्या है? तो अलग अलग छोटे छोटे अक्षरों को एक साथ सही तरीके से जोड़कर नए निर्माण अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब ये बड़ा होता है तो सहज और छोटा परिभाषा कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों का मिलन एक वर्ण बनाने हेतु हो, संयुक्त अक्षर कहते हैं। यूं कहा जाए कि जब छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर के एक संयुक्त रूप से अक्षर का निर्माण किया जाए तो संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त रूप से निर्मित अक्षर संयुक्त अक्षर है। इससे सहज और छोटा परिभाषा और नहीं हो सकता। संयुक्त रूप से निर्मित अक्षर संयुक्त अक्षर है। यह व्यंजन वर्ण का हिस्सा है, क्योंकि यह इसमें मिले हुए वर्ण सदैव व्यंजन होते हैं, इसलिए ये व्यंजन वर्ण में ही गिने जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार इनकी संख्या 4 मानी गई है। इनकी 4 संख्या मानी गई है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। चारों को देखते हैं किन किन वर्णों के मिलने से इनकी इन वर्णों के मेल से ये संयुक्त अक्षर बनता है। ये संयुक्त अक्षर की सूची है। ये 4 संयुक्त अक्षर आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, और चारों संयुक्त अक्षरों को इस प्रकार मैंने लिख करके दिखा दिया, जहां आपके छोटे छोटे जो वर्ण मिलकर के इन्हें बनाते हैं वो भी सामने प्रदर्शित कर दिया गया। आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर जो पिछले कक्षा में हम लोगों को पढ़ने से वंचित रह चुके थे, उसे आज हमने पूरा किया। अब वर्ण संबंधी ऐसा कुछ छूट नहीं रहा। शाब्दिक रूप से हम लोग अब शब्द के ऊपर प्रकाश डालेंगे और शब्द को सुनेंगे, सीखेंगे। अब शब्द के बारे में जानेंगे। सामान्यतः शब्द वर्ण का मेल होने के उपरांत बना हुआ एक स्वरूप है। शब्द एक स्वरूप है जो वर्णों के मिलने के उपरांत बनता है। वर्णों के मिलने के उपरांत बना हुआ वह स्वरूप जो
सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है, शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के मिलने से बना वह स्वरूप है जो सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। अब यूं कहा जाए कि सामान्यतः हम लोगों ने व्याकरण में कई बार अलग अलग व्याकरण में अलग अलग व्याकरण पुस्तकों में आप पाएंगे कि उनके रचनाकारों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया जाता है, अपितु सामान्यतः यह पाया जाता है शब्द का परिभाषा वो लोग ये लिखते हैं कि वर्णों के मेल से वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। उन लोगों का ये परिभाषा हद तक सही है, अपितु संतोषजनक नहीं है, इसलिए कि शब्द अगर मैं कहता हूं उस परिभाषा के अनुसार कि सार्थक, कम शब्दों में हम इन्हें प्रकाशित करें, सार्थक मेल किसका? वर्णों का। वर्णों का सार्थक मेल यदि शब्द होता है तो निरर्थक शब्द कहां होते हैं? हम लोगों ने निरर्थक शब्द का नाम भी सुना है। शब्द का एक यह भी स्वरूप है जो निरर्थक होता है। निरर्थक का मतलब कि जिनका अर्थ नहीं निकलता हो, वो भी एक शब्द होते हैं। अगर निरर्थक शब्द है तो यह परिभाषा संतोषजनक नहीं है। अगर निरर्थक शब्द नहीं है तो यह परिभाषा संतोषजनक है। अगर इस परिभाषा को हम संतोषप्रद मानते हैं तो फिर इसके लिए मुझे नया परिभाषा बनाना होगा। अगर ये परिभाषा संतोषजनक नहीं मानते हैं तो कोई एक ऐसा परिभाषा जो इसे और इसे दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर दे, वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं एकदम सहज। यह कह सकते हैं कि शब्द वह स्वरूप है जो वर्णों के मेल से बनता है। शब्द एक स्वरूप है जो वर्णों के मेल से बनता है, न कि सार्थक मेल से बनता है और न कि निरर्थक मेल से बनता है। सीधा सीधा वर्णों के मेल से जो स्वरूप बनता हो हम शब्द कहते हैं। कंफ्यूजन कुछ लोगों के द्वारा यहां यह हो सकता है, वह यह कि यदि वर्णों के मेल से शब्द निर्मित हो तो वर्णमाला कैसे हो सकता है? वर्णमाला किसे कह सकते हैं? चूंकि अगर परिभाषा के बीच से सार्थक को निकाल दिया जाए और कर दिया जाए कि वर्णों के मेल से जो स्वरूप बने शब्द हो, ऐसा कहने के उपरांत वर्णमाला पे प्रश्न चिन्ह हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहेंगे? अगर वर्णों का सार्थिक मेल अगर वर्णों का मेल ही शब्द है तो फिर वर्णमाला क्या है? इस स्थिति में मुझे संतोषजनक परिभाषा देना होगा ताकि वो भी इस बात से संतोषप्रद हो जाए। वह यह हो सकता है कि वर्णमाला, जब ध्यान से सुनेंगे, वर्णों का क्रमबद्ध मेल हो या वर्णों को क्रमबद्ध एक कर दे। यहां मेल से ज्यादा अच्छा सुशोभित कर देने वाला अगर कोई शब्द प्रयोग किया जा सकता है तो वो है समूह, क्रमबद्ध समूह। अब ये परिभाषा कुछ ज्यादा ही सुशोभित कर रहा है। कैसे? शब्द के लिए वर्णों का वह समूह शब्द हो जिसमें क्रमबद्धता नहीं होगी, वह यत्र तत्र किसी भी प्रकार से दो से अधिक या दो वर्णों का एक जगह होना शब्द निर्माण के लिए काफी है। अपितु वर्णमाला के लिए यह एक नियम है कि वर्णों का जब क्रमबद्ध समूह होगा तभी वर्णमाला कहेंगे। यानी उदाहरण स्वरूप वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहने का आशय कि क के बाद ख, यानी क्रमानुसार जब वर्णों को सजा करके और एक समूह में रखा जाए तभी हम वर्णमाला नाम दे सकते हैं। जैसे क के बाद ख लिखा, ग लिखा होना चाहिए, अपितु यह इस प्रकार से क्रमानुसार अगर सजाया गया हो तो यह वर्णमाला है। किंतु अगर यही क्रमानुसार
एक नहीं लिखा गया हो, संग्रह नहीं किया गया हो, तो उसे शब्द कहने में कोई संदेह नहीं है। अगर क के बाद ग लिख दिया गया हो तो यह एक शब्द निर्माण करता है, किंतु यह भी समूह है और क के बाद ख का होना भी समूह है। बस फर्क क्या है कि क के बाद ग का होना क्रमबद्ध नहीं है और क के बाद ख होना क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्ध है मतलब वर्णमाला है, क्रमबद्ध नहीं है मतलब शब्द है। अब संदेह समाप्त हुई। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का समूह शब्द है। एकदम कम शब्दों में परिभाषा, वर्णों का समूह शब्द है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शब्द के प्रकार पे। शब्द के कुछ अलग अलग प्रकार भी हैं। शब्द को कई दृष्टिकोण से, शब्द को कई दृष्टिकोण से हम बांटते हैं। सामान्यतः शब्द को उत्पत्ति, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि हो गई तो 4 भाग। सबसे पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसको विदेशी भी कहते हैं, विदेशज। ये 4 अलग अलग रूपों में उत्पत्ति के नजर से शब्द को देखना होता है। शब्द को उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इन 4 रूपों में देखने को अवसर मिलेगा। अगर उत्पत्ति की दृष्टि से छोड़ दिया जाए तो दूसरा दृष्टिकोण देखने का शब्द के बंटवारा के लिए रचना। रचना की दृष्टि से शब्द को हम 3 अलग अलग रूपों में देखते हैं। वो इस प्रकार से है: रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अब शब्द को इस 2 दृष्टि में अलग अलग रूपों में बांटते हैं। पहले दृष्टि उत्पत्ति, पहला दृष्टि उत्पत्ति, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटते हैं। दूसरा रचना, रचना की दृष्टि से शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को जो 4 भागों में बांटते हैं वो इस प्रकार से है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना की दृष्टि से शब्द को जो 3 भागों में बांटते हैं वो इस प्रकार से है: रूढ़, यौगिक, यौगिक। आइए बारी बारी से इनको सुनते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो 4 भाग हमारे बांटे जाते हैं शब्द के, वो तत्सम, जो पूर्णतः संस्कृत शब्द होते हैं, शब्द का सबसे प्राचीन रूप, जो पूर्णतः संस्कृत में होते हैं। तद्भव, जो संस्कृत के बाद हुआ, यानी जब संस्कृत को हिंदी में बदला गया। जब संस्कृत को हिंदी में प्रयोग किया जाने लग गया हिंदी के रूप में, तो हम तद्भव कहें। इसके उपरांत इसके अलग रूप में देशज, देशज जो बोली में प्रयोग किए जाने लगे। सामान्यतः अपने अपने छोटे छोटे तबके में, छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांवों में जब लोग अपने अपने सहजता से जिन शब्दों का निर्माण करके उच्चारण करने लगे, उसे हम देशज शब्द कहें। बोली में प्रयोग करने जाने लगे। और विदेशज जो दूसरे भाषा के शब्द जो अपने भाषा में समाहित हो गए। अब
अब आइए बारी बारी से मैं सुनता हूं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को। उत्पत्ति की दृष्टि से ये चार अलग अलग रूप, तत्सम शब्द का वह रूप जिसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता था या जो पूर्णतः संस्कृत हुआ करता था वो तत्सम है, और तद्भव, पुनः सुनेंगे, उत्पत्ति की दृष्टि से जो ये शब्द के चार रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे शब्द जो पूर्णतः संस्कृत में हुआ करते थे और संस्कृत में प्रयोगित शब्द तत्सम हुआ करता था। यह वो शब्द है जो शब्द का सबसे प्राचीन रूप है, सबसे पहला। उसके बाद संस्कृत को जब मैं सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग करने लग गया, जब संस्कृत को सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग करने लग जाया गया तो उसे हम तद्भव का नाम दिए, उस शब्द को हम तद्भव कहे। जब हिंदी के बाद छोटे छोटे अलग अलग कस्बों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा जिसे कहते हैं, उस क्षेत्रीय भाषा में बोली के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग हम करने लगे उसे देशज कहने लगे। और वहीं अगला विदेशज जो शब्द रहा वो जब दूसरी भाषाओं का कुछ शब्द हमारे हिंदी में शब्द प्रयोगिक होने लग गए उसे हम विदेशज शब्दों के रूप में पढ़ते हैं। उदाहरण स्वरूप सुनेंगे, तत्सम वे शब्द जैसे हस्त, ये तत्सम है। जब किसी हस्त को हाथ के रूप में प्रयोग करने लगे तो ये तद्भव बना। आप यहीं आगे बोली, जब इसको जैसे रसरी, थरिया, छीपा भी लिख सकते हैं, छीपा, तरकारी, ये सब जो शब्द होने लग गए, ये बोली में प्रयोग करने लग गए, देशज शब्द हो गए जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाने लग गए। और विदेशज शब्द में जैसे स्टेशन, वकील, ये सब जो शब्द प्रयोग होने लग गए ये आपके विदेशज शब्द हो गए। इस प्रकार से आज हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में हम लोग रचना की दृष्टि से शब्द के अलग अलग 3 रूपों को पढ़ेंगे और शब्द का ये पाठ संपन्न होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कहीं भी कोई संकोच हो, कुछ भी ऐसा हो जो समझने में त्रुटि पैदा करता हो तो आपके लिए YouTube पे अगर आप देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। घर बैठे पढ़ने के लिए ये बेहतर सेवा है, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।